हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूं, और पिछले वीडियो में मैंने संधि से संबंधित महत्वपूर्ण एक दो प्रश्न नहीं बल्कि पूरे 70 प्रश्न लिए थे, यानी 70 क्वेश्चन। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने संभावित प्रश्न भी शामिल किए हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को भी शामिल किया है। और संधि को मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोगों को पढ़ाया है। तो यदि दोनों ये वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। आज का टॉपिक है समास, और ये भी संधि जितना ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण संधि टॉपिक है उतना ही महत्वपूर्ण समास टॉपिक भी है, क्योंकि दोनों से संबंधित प्रश्न हमेशा ही पूछे गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे समास की परिभाषा, उसके बाद समास विग्रह के बारे में जानेंगे, फिर समास के प्रकार के बारे में जानेंगे, फिर समास के जो प्रकार हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले समास की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनता है उसे समास या समस्त पद कहते हैं। यानी कि विभक्ति का लोप कर दिया जाता है और एक छोटा रूप बना दिया जाता है, वह कहलाता है समास। जैसे रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? रसोई घर। छोटे रूप में क्या कह देते हैं? रसोई घर। समास जो है सम और आस दो शब्दों से मिलकर बना है। सम माने होता है पास और आस माने बैठाना। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? छोटा रूप या संक्षेपण। तो इतना आपको याद रखना है। अब परिभाषा तो नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आपको समास के बारे में समझ में आए कि आखिर समास होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है समास विग्रह, यानी समास तो आपने जान लिया कि किसी भी बड़े रूप को छोटे रूप में बना देते हैं, वह समास कहलाता है। लेकिन विग्रह क्या होता है? तो किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। यानी कि समस्त पद या सामासिक पद को उसके विभिन्न पदों में पृथक कर दिया जाता है, और ये जो क्रिया होती है ये समास का विग्रह कहलाती है। जैसे विद्यालय, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? विद्या के लिए आलय। आलय माने क्या होता है? घर। तो विद्या के लिए जो घर होता है, जो आलय होता है, उसे कहा जाता है विद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के कितने प्रकार हैं? तो समास 6 प्रकार के हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु और तत्पुरुष। अब इनके बारे में डिटेल में जान लीजिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, अव्ययी भाव से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे सिंपल द्वंद्व और द्विगु होते हैं, इन्हें आप आसानी से पहचान पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहता है वो कर्मधारय और बहुब्रीहि में रहता है। तो यही कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय होने से समस्त पद अव्ययी भाव हो जाता है, उसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास। अव्यय के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है, निपात के बारे में भी डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटी सी एक परिभाषा लिख दी है ताकि जो लोग भूल गए हों तो अव्यय के बारे में उन्हें याद आ जाए। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उसे कहते हैं अव्यय। और अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद अव्ययी भाव हो जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और भी आपको याद रखना है कि इसमें उपसर्ग लगा होता है, वो आपको आगे मैंने लिखा हुआ है, उसके बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले इनके उदाहरण देख लीजिए। यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार, यथा शीघ्र जितना शीघ्र हो, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, प्रति क्षण प्रत्येक क्षण, यथा विधि यानी विधि के अनुसार, यथेच्छा यानी इच्छा के अनुसार, प्रत्यक्ष यानी अक्ष के आगे, और प्रत्येक माने हर एक। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जूनियर प्राइमरी दोनों के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। अब शब्दों की पुनरावृत्ति का एक विशेष नियम है अव्ययी भाव के लिए, तो ये आपको याद रखना है। अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है, हम ये सोचते हैं कि हमें उपसर्ग लगा मिलेगा या अव्यय लगा मिलेगा, लेकिन जो शब्दों की पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं, जिनमें शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही होती है, उनमें भी अव्ययी भाव समास होता है। तो एक शब्द 2 बार आए और वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करे तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण याद रखिए, घर घर यानी कि प्रत्येक घर, हाथों हाथ यानी एक हाथ से दूसरे हाथ, बीचों बीच यानी ठीक बीच में, कानों कान यानी कान ही कान में, सुनी सुनाई यानी सुनने के बाद सुनना, और घड़ी घड़ी यानी कि हर घड़ी। तो ये शब्द महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो उसमें अव्ययी भाव समास होता है और वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, पूरी डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वीडियो में यदि अंत तक बने रहेंगे तो आपका समास से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। मेरा हमेशा ही यही प्रयास रहता है कि जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो ये वीडियो यदि देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद वो संतुष्ट होने चाहिए कि हाँ उन्हें समझ में आया है, नहीं तो मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और मैं हर बार कहती हूँ कि आपको कोई भी समस्या हुआ करे आप कमेंट में लिखा कीजिए, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। अभी तक आप जितने भी वीडियो आए हैं, जिसने भी कमेंट किया है मैंने उसको रिप्लाई दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज करके आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए इनके उदाहरण देख लीजिए। आमरण यानी कि मरने तक, आसमुद्र यानी समुद्र पर्यंत, बाकायदा यानी कायदे के अनुसार, बेफायदा यानी कि बिना फायदा के, निरोग यानी रोग रहित, बेईमान यानी बिना ईमान के, आकंठ यानी कंठ तक, और सपरिवार यानी कि परिवार सहित। तो इनमें उपसर्ग लगा होगा वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास, और बहुत ही अच्छा और बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकेंगे। कैसे पहचानेंगे? द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़ा। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर और या का प्रयोग करते हैं। अब एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। क्या लिखा है? 1 से 9 तक सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर अपूर्ण संख्याओं में भी द्वंद्व समास रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। 1 से 9 तक जो पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें छोड़ दीजिए और जो अपूर्ण संख्याएं हैं उनमें द्वंद्व समास रहेगा। उदाहरण से समझिए। सबसे पहले तो ये उदाहरण देख लीजिए जो संख्याओं वाले हैं। 45 यानी 40 और 5, 93 यानी 90 और 3, 25 यानी 20 और 20 और 5, और 86 यानी 80 और 6। तो इनमें बीच में और आ रहा है और यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है कि विग्रह करने पर क्या आएगा? और या। और 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उन्हें छोड़ देना है और जो अपूर्ण संख्याएं हैं उनमें द्वंद्व समास रहेगा। और जो उदाहरण है ये तो संख्याओं वाले उदाहरण हो गए। जो द्वंद्व समास के उदाहरण जो हैं, साधारण उदाहरण, वो याद रखिए। माता पिता यानी माता और पिता। तो दाल रोटी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया। अन्न और अन्न जल यानी अन्न और जल, भला बुरा यानी भला और बुरा। योजक चिन्ह का ध्यान रखिएगा, बीच में आपको योजक चिन्ह मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट और याद रखना है, यदि पदों की संख्या 3 हो तो समास विग्रह किस प्रकार करेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। कभी कभी 3 पद दे दिए जाते हैं तो कैसे समास विग्रह करेंगे? लाल पाल बाल, तो लाल कौमा पाल और बाल। रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान। तन मन धन, तन मन और धन। और हाथी घोड़ा पालकी, तो हाथी घोड़ा और पालकी। इस तरीके से इनका विग्रह किया जाएगा और ये भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। समझ में आया? चलिए एक और बात लिखी हुई है, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व क्या है? द्वंद्व के इस उपभेद में पद एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं। इसके उदाहरण का समास विग्रह करते समय पदों के बीच या अथवा लिख देते हैं। या लिखेंगे या अथवा लिख देंगे, दोनों ही बातें याद रखनी है क्योंकि ये एक दूसरे के विलोमार्थी यानी कि विलोम शब्द होते हैं। जैसे सुख दुख, तो सुख या दुख। पाप पुण्य,
पाप या पुण्य, राग विराग, राग या विराग, आज कल, आज या कल, भला बुरा, भला या बुरा, सत्यासत्य यानी सत्य या असत्य। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समास है द्विगु समास। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और संपूर्ण समुदाय या समूह का बोध कराता हो, उसे कहते हैं द्विगु समास। इस समास का विग्रह करने पर समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। जैसे नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का सप्ताह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, शतक 100 का समाहार और पंचवटी 5 वटों का समाहार। तो समाहार की जगह समूह भी लिखा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि समाहार ही लिखा हो, समूह भी लिखा हो सकता है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि पहला पद संख्यावाची होगा तो हम आसानी से बता पाएंगे कि इसमें द्विगु समास है। लेकिन तिरंगा और चतुर्भुज में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समास होते हैं। तिरंगा आप समझ रहे हैं, 3 है रंग जिसमें तिरंगा होता है। चतुर्भुज में भी द्विगु और बहुब्रीहि दोनों ही समास हैं। अब समस्या उत्पन्न हो गई कि अब विकल्प में यदि दोनों आ जाएंगे तो आप किसे टिक करेंगे। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे शब्दों के लिए बहुब्रीहि को प्राथमिकता दी जाती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसी विशेष अर्थ जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज या विष्णु जी की ओर इशारा कर रही है। तिरंगा जो है राष्ट्रीय ध्वज की ओर इशारा कर रहा है और चतुर्भुज जो है भगवान विष्णु की ओर इशारा कर रहा है। तो ऐसी जब समस्या आपके सामने आए एग्जाम में, यदि ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, तिरंगा और चतुर्भुज शब्द मिल जाए, तो वहां पर आपको बहुब्रीहि टिक करना है, द्विगु टिक नहीं करना है। समस्या दूर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, और इसे अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न जो है मिलने की पूर्ण संभावना रहती है। अगला समास है कर्मधारय समास। तो जिस समास का एक पद विशेषण हो और दूसरा विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कर्मधारय समास आपके एग्जाम के लिए। और इस समास का विग्रह करते हैं तो जो का प्रयोग करते हैं। तो आप विग्रह करके देख लीजिएगा, यदि जो शब्द निकल रहा हो तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें कर्मधारय समास है। क्या याद रखना है, उदाहरण भी देख लीजिए, क्योंकि जो चीजें परिभाषा से अच्छे से समझ में नहीं आती वो हमें उदाहरण से समझ में आती हैं। जैसे नीला आकाश यानी नीला है जो आकाश, नील गाय यानी नीली है जो गाय, महात्मा यानी महान है जो आत्मा, मंद बुद्धि यानी मंद है जो बुद्धि, पीताम्बर यानी पीत है जो अंबर, रक्तांबर यानी रक्त के रंग का जो अंबर है, नीलोत्पल यानी नीला है जो उत्पल, परमाणु यानी परम है जो अणु, महाराजा यानी महान है जो राजा, महाभोज यानी महान है जो भोज, महादेवी यानी महान है जो देवी, श्वेतांबर यानी श्वेत है जो अंबर, वीर वाला यानी वीर है जो बाला, महाकाव्य यानी महान है जो काव्य, प्रियजन यानी प्रिय है जो जन, अंधकूप यानी अंधा है जो कूप, सुपुरुष यानी अच्छा है जो पुरुष, नील रत्न यानी नीला है जो रत्न, नील कमल यानी नीला है जो कमल, उच्च शिखर यानी ऊंचा है जो शिखर, महाजन यानी महान है जो जन, काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च, अधमरा यानी आधा है जो मरा, और महापुरुष यानी महान है जो पुरुष। अच्छे से इतनी बात शायद है, आशा है मुझे, शायद की बात ही नहीं है, आशा है कि इतनी बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, यदि आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो। अब कुछ महत्वपूर्ण और आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? जहां उपमेय तथा उपमान में संबंध होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। इसका विग्रह करने पर रूपी का प्रयोग करते हैं। जैसे मुख चंद्र यानी मुख रूपी चंद्रमा, भव सागर यानी भव रूपी सागर, क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी अग्नि, और चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, और कर कमल यानी कमल रूपी कर। यानी कि आपको विग्रह करने पर रूपी शब्द दिख जाए तो आप आंख बंद कर कर्मधारय समास लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दो शब्द प्रयोग हुए, एक उपमेय और एक उपमान। तो इनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है कि आपको बता दिया जाए। तो उपमेय क्या होता है? वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जा रही होती है। इसे मुख्य वस्तु भी कहा जाता है, यानी जिस वस्तु की तुलना हम किसी अन्य वस्तु से करते हैं, तो जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है? तो वह प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जिससे तुलना की जा रही होती है, यानी जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वह उपमान। तो ये जो दो शब्द हैं जो प्रयोग हुए हैं, इनके बारे में भी याद रखिएगा। जब प्रथम पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो तो इसका विग्रह करने पर के समान प्रयोग करेंगे। जैसे चंद्रवदन यानी चंद्र के समान वदन, कमल नयन यानी कमल के समान नयन, यानी के समान शब्द आपको विग्रह करने पर मिल जाए। लौह पुरुष यानी लोहे के समान पुरुष, अरविंद लोचन यानी अरविंद के समान लोचन, विद्याधन यानी विद्या रूपी धन, तो ये रूपी वाला आ गया है, इसमें हटाइए इसको। मीनाक्षी यानी कि मछली के समान आंखों वाली, कनक लता यानी कनक के समान लता, और मुखारविंद यानी मुख के समान अरविंद। तो यानी विग्रह करने पर आपको के समान शब्द मिल जाए तो समझ जाइए वहां पर कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समास है बहुब्रीहि समास, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस समास का ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, कोई अन्य अर्थ निकलता है, यानी किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा हो रहा होता है, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। इस समास का विग्रह करने पर वाला, है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब ये बात आपको उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगी। जैसे त्रिनेत्र यानी तीन है नेत्र जिसके, तो तीन नेत्र जिसके हैं वह है शिव। तो ये इशारा किसकी तरफ हो रहा है? भगवान शिव की ओर। तो जिसमें किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया जाए वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। गिरधर यानी गिरि का धारण करने वाले, तो गिरधर किसे कहते हैं? कृष्ण को। दशानन यानी 10 हैं आनंद जिसके, किसके 10 आनंद थे? रावण के। गजानन यानी गज का आनन है जिसका, वह क्या है? गणेश। गज माने क्या होता है? हाथी। तो हाथी का जिसका आनन है, मुख है, वह कौन है? गणेश है। गणेश जी को हाथी का ही मुख तो लगाया गया था। दिगंबर यानी दिशाएं ही हैं जिसका अंबर, ऐसा वह है, तो वह कहलाएगा दिगंबर। और घनश्याम यानी घन जैसा श्याम है जो, वह कृष्ण। पीतांबर यानी पीत है अंबर जिसके, वह कौन है? विष्णु। पंचानन यानी 5 हैं आनंद जिसके, वह हैं शिव। शिव के कितने आनंद हैं? आनंद माने मुख, यानी 5। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, गणेश। तो यानी तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा हो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा बहुब्रीहि समास। यहाँ दिगंबर में याद रखिए दिशाएं ही है जिसका अंबर, तो उसे शिव कह सकते हैं, तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी उदाहरण हैं। पंजाब यानी 5 आबों वाला क्षेत्र, 5 नदियां जहां बहती हैं उसे कहते हैं पंजाब। चक्षु श्रवा यानी चक्षु से श्रवण करता है जो, यानी सांप। 12 सिंगा, 12 हैं सींग जिसके, यानी हिरण की प्रजाति। अंशुमाली यानी अंशुओं की माला पहनता है जो, वह कौन है? सूर्य। प्रधानमंत्री यानी मंत्रियों में प्रधान है जो, शासनाध्यक्ष जिसे कहा जाता है। युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहता है जो, उसे क्या कहते हैं? धर्मराज। और धनंजय यानी धन को जय करता है, वह है अर्जुन। और सुग्रीव सुंदर है ग्रीवा जिसकी, यानी वानर राज। और मुरारी यानी मुर का है जो, अरि श्री कृष्ण। यानी किसी तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है तो वहां पर बहुब्रीहि समास है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? घनश्याम और पीतांबर में कर्मधारय तथा बहुब्रीहि दोनों ही समास होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समास है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच विभक्ति यानी कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कारक चिन्ह के बारे में आप जानते ही हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया है। सरल पहचान क्या है? इसका विग्रह करने पर बीच में का, को, से, के लिए, में, पर जैसे शब्द आते हैं तो कारक चिन्ह आपको मिलेंगे, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, और तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा रचित। तो बीच में आपको कारक चिन्ह मिलेंगे। अब तत्पुरुष समास के प्रकार हैं जो आपको इस टेबल में एक साथ पढ़ लेने हैं। कैसे? सबसे पहले होता है कर्म तत्पुरुष। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। तो इसका जो उदाहरण है सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त, जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला। तो इनमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा कर्म तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में आपको से के द्वारा चिन्ह मिलेगा यानी भयभीत, भय से भीत, रेखांकित यानी रेखा द्वारा अंकित। संप्रदान तत्पुरुष इसमें आपको के लिए मिलेगा यानी गौशाला। तो गौओं के लिए शाला, गाय के लिए जो शाला होती है उसे गौशाला कहा जाता है। और सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। अपादान तत्पुरुष से अलग होने में यानी अलगाव का भाव आ रहा हो यानी ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला यानी देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष इसमें आपको का के की मिलेगा यानी राजमाता, राजा की माता, और लोकसभा, लोक की सभा। और अधिकरण तत्पुरुष में आपको मैं पर मिलेगा। तो कला प्रवीण यानी कला में प्रवीण, और वनवास यानी वन में वास। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तत्पुरुष समास के प्रकार एक साथ पढ़ा दिए हैं। अब कुछ और अलग से तत्पुरुष हैं, जैसे न तत्पुरुष समास। तो इस समास में पूर्व पद संस्कृत का आ, अन, उर्दू का न उपसर्ग होते हैं तो नकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अनपढ़, अकाल, अनजान, अज्ञान, अकार, नापसंद, नापाक। तो ये आपको आ, अन, न इस तरीके के शब्द मिल जाएं अगर, तो समझ जाइए वहां पर न तत्पुरुष होगा। ये वाला तत्पुरुष थोड़ा पढ़ने में भी अजीब लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलुक तत्पुरुष समास। तो जिसमें प्रथम पद के साथ संयुक्त कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, यानी प्रथम पद के साथ संयुक्त कारक चिन्ह आपको मिले किसी रूप में, तो वहां पर क्या होगा? अलुक तत्पुरुष। जैसे धनंजय यानी धन को जय करने वाला, मन से यानी मन में जन्मने वाला, थानेदार यानी थाने का दार, प्रियंवदा यानी प्रिय को बोलने वाली, और मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुप्त पद यानी मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। तो जिन समास में दोनों पदों का संबंध बताने वाले पद लुप्त हों उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दही बड़ा यानी दही में डूबा हुआ बड़ा, बैलगाड़ी यानी बैल से चलने वाली गाड़ी, रसगुल्ला यानी रस में डूबा हुआ गुल्ला, और वनमानुष यानी वन में रहने वाला मानुष, तिल पापड़ी यानी तिल से बनी हुई पापड़ी, और शिक्षक यानी शिक्षा देने का कार्य करने वाला। देखिए समास आपको पढ़ाया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊं। अब इनसे संबंधित प्रश्न अभी तक शायद ही पूछे गए हों। सबसे ज़्यादा बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास से पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ाना तो मेरा पूरा फर्ज है आपको। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको अधूरा पढ़ाया, इसलिए मैं सारे प्रकार बताए दे रही हूँ। अब समास का मास्टर चार्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ। अव्ययी भाव समास में शुरुआत में उपसर्ग मिलेगा आपको। ट्रिक क्या है? मुख्य ट्रिक, यथा प्रति आ शब्द रिपीट हो तो वहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। उदाहरण यथाशक्ति, रातों रात। तत्पुरुष समास में क्या होगा? विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए, जैसे रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तारीफ या तुलना के समान करे, तो जैसे महापुरुष, चरण कमल। तो कर्मधारय में क्या होगा कि पहला पद कैसा होगा? विशेषण होगा। दिगु में पहला पद संख्यावाची होगा, चौराहा, तिरंगा। और यदि तिरंगा शब्द मिल जाए तो वहां पर आपको कौन सा टिक करना है? वहां पर आपको बहुब्रीहि टिक करना है। यहां से तिरंगा हटा दीजिए। द्वंद्व समास दोनों पद बराबर, बीच में योजक चिन्ह आए और विग्रह करने पर और आए, जैसे माता पिता, पाप पुण्य। बहुब्रीहि समास दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, और तीसरा क्या होगा? किसी भगवान की तरफ ज्यादातर इशारा होता है, जैसे लंबोदर, गणेश जी, लंबा है उधर जिसका। याद रखने के लिए 3 गोल्डन रूल क्या है? गोल्ड रूल और याद रख लीजिए। संख्या प्लस भगवान का नाम हमेशा बहुब्रीहि, तारीफ और विशेषता हमेशा कर्मधारय, और विलोम शब्द जोड़ा यदि आपको मिले तो वहां पर हमेशा द्वंद्व, और समास आपका होता है खत्म।
तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहीं पर भी आपको समस्या हो, ऐसा लगे कि आपको कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपकी समस्या को दूर कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।